लॉर्ड एमहर्स्ट 23 से 28 तक भारत में वायसराय रहा था। इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। तो बर्मा युद्ध किसके साथ हुआ था? ओम्बेसन कहते हैं, ओम्बेसन राजवंश, याद रखिएगा, ये है ओम्बेसन राजवंश के साथ ब्रिटिश की लड़ाई हुई थी, जिसको बर्मा आंग्ल बर्मा युद्ध कहा गया। तो क्यों हुआ था? साम्राज्यवाद के कारण म्यांमार के लोग, म्यांमार यानी कि म्यांमार के राजवंशी जो थे, इन्होंने क्या किया था? मणिपुर का हिस्सा और बरवार का हिस्सा जो है अपने में मिला दिया था। किसने? म्यांमार वालों ने, कौनसन राजवंश ने मिलाया था। इसलिए ब्रिटिश ने उस पर चढ़ाई करी और वापस उसने लड़ाई करने के बाद जीत गया। जीत गया तो कौन सी संधि होती है? यानडुकू की संधि होती है, जिसमें मणिपुर वापस अंग्रेज को दे दिया जाता है और मणिपुर के साथ हरियाणा का जगह जो था ये भी वापस मिल जाता है, तथा 1 करोड़ रुपया यानी कि जुर्माना के तहत युद्ध की क्षतिपूर्ति। हमेशा बताया है कि जब भी युद्ध समाप्त होता है तो कंपनसेशन दिया जाता है। किसके द्वारा? जो हार गया। जो हार गया तो कंपनसेशन कितना दिया? 1 करोड़ रुपया दिया। किसने दिया? बर्मा वालों ने दिया। किसको दिया? ब्रिटिश को दिया। तो यानी युद्ध जो हुआ यानी की संधि में मणिपुर वापस दिया, अरबार दिया, उसके बाद 1 करोड़ रुपया दिया। ये हो गया समाप्त। इसको किसने करवाया? एमहर्स्ट ने। अब 24 ईस्वी का बैरकपुर सिपाही विद्रोह भी इसी के शासनकाल में हुआ। कुछ सिपाहियों ने जो शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था उसको इन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया। ये हुआ शासनकाल में, यानी कि इनके शासनकाल में मुख्य 2 चीज जो थे वो आंग्ल बर्मा युद्ध और सिपाही विद्रोह। एमहर्स्ट समाप्त। दूसरा लॉर्ड है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में बहुत भारत में सुधारक के रूप में जाना जाता है। यह बहुत बेहतर काम करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा ठगी प्रथा का अंत किया है, सती प्रथा का अंत किया है और राजा राम मोहन के साथ मिलकर कॉलेज की स्थापना भी करी, शिक्षा के क्षेत्र में भी और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी सुधार किया है। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है कि यह मद्रास का गवर्नर था। इन्होंने कई सुधार कार्यक्रम किए जिससे इनके कार्य कुशलता का परिचय मिला और इनका ओहदा बढ़ता गया। तो भारतीय गवर्नर जनरल तक पहुंच गए। पहला व्यक्ति है जिसको भारतीय गवर्नर और वायसराय कहा गया। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा जनता को प्रभावित किया, कई नियम बदल गए। अब क्या है कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया। बता चुके हैं इसमें जिंदा महिलाओं को चिता पे रख के आग लगा दिया जाता था जब उसके पति गुजर जाते थे। भारत में ही यही नियम था, आगे भी राजस्थान में कहीं कहीं ऐसा चलता है। तो यह भारत का पहला गवर्नर और वायसराय था। इसने इस नियम को 17 नियम में बनाया, अंतर्गत किसी विधवा को जीवित आग में जलाना अपराध घोषित किया। इसने किया और ठगी प्रथा का अंत किया था। ठगी प्रथा का अंत किया, बालिका से शुरू हत्या को समाप्त किया। यानी जमीन के बदले लगान और उस लगान में भी अगर नहीं दे पाए तो जमीन दे दिया जाता है। ठगी प्रथा, इसको इसने रैयतवाड़ी में सुधार किया। मैकाले शिक्षा का गवर्नर था, जिसने नई शिक्षा नीति लाई। इसका मानना यही था कि भारतीयों से अगर रिलेशन बनाना है तो दोनों भाषाओं का ज्ञान उनको होना चाहिए, किसको? भारतीयों को और ब्रिटिश को। और इसके लिए इन्होंने जोर दिया कि अगर इसके धर्म से जुड़े रहेंगे हमने तो ये हमारी बात समझ नहीं पाएंगे। तो पहले इसके धर्म को जोड़ करके ऐसी सिलेबस तैयार किया जाए कि पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी शिक्षा से प्रेरित हो। तो इन्होंने 7 मार्च 1835 को एक लॉ कमीशन तैयार हुआ जो रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद कहता है कि भारतीय शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को मिला करके या मिश्रित करके पाठ्यक्रम तैयार किया। अब क्या होगा? इसने कहा कि अगर किसी भी देश पर शासन करना है तो उस देश की शिक्षा पर वार करना चाहिए,
क्योंकि शिक्षा पर अगर अधिकार हो जाएगा, आप गौर करिएगा अभी स्कूल में जितना मैक्सिमम भारत में है क्रिश्चियनों का स्कूल, यहूदियों का स्कूल और उसका ही कब्जा है। आप अच्छा किसको मानते हैं? सेंट जोसेफ हो गया, माउंट कार्मेल हो गया, या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल। आप हिंदी मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं चाहते। ये स्टार्ट कब से हुआ है? मैकाले ने ही इसको शुरू करवाया है और उसका यही नीति था कि लोग को अपने जो उसका मूल है उससे अलग कर दिया जाए, और अभी के लोग जो हैं बस पाश्चात्य शिक्षा को ही बेहतर मानते हैं। और भविष्य में हुआ ये फायदा कि ब्रिटिश का ही एजुकेशन पूरे इंडिया में और फिर अब विश्व में भी इंग्लिश ही चल रहा है। तो यही है, पाश्चात्य शिक्षा को निश्चित कर पाठ्यक्रम तैयार किया और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया। अभी भी अगर हायर एजुकेशन में आप जाते हैं ऑटोमेटिक इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं। जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, MBA हो गया, अगर इसमें आप जाते हैं तो इंग्लिश ही पढ़ना होगा, ऑप्शन ही नहीं, बुक ही अवेलेबल नहीं है हिंदी में है। तो ये चीज इसने निकाले थे, अपने पिता को खत लिखा था, उसने कहा था मैं भारत में काला अंग्रेज तैयार कर रहा हूँ, यानी दिखने में तो वो भारतीय रहेगा लेकिन मन से वो अंग्रेज हो जाएगा। आज की सभ्यता के लोग बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं वो पैर छूने से कतराते हैं, किसी का पैर छूने से कतराते हैं, किसी के साथ बैठते नहीं हैं, वो अंतर्मुखी यानी खुद में रहना पसंद करते हैं। ये सारी पाश्चात्य सभ्यता कहती है। हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं है। हमारी सभ्यता में क्या सिखाया जाता है? कोई बड़ा व्यक्ति आए तो सबसे जाके पहले उसका पैर छू, हाल समाचार बात करो, पानी दो। आजकल क्या होता है कि जैसे कोई आया हम अपने रूम में घुस जाते हैं, क्या जो सामने पकड़ा गया वो पानी देगा, हाल समाचार लेगा, क्या ऐसा है ना? तो ये चीजें यहाँ से आएगी। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत। आगे बढ़ते हैं। तो सरकारी सेवा में भेदभाव ये था कि धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सेवा दी जाती थी। आपको पहले भी हम पढ़ाए थे कि अंग्रेज के समय में फैन तो पंखा तो नहीं हुआ करता था ना, तो पंखा नहीं हुआ करता था तो बांस पे कपड़े को लगा करके, 2-3 कपड़े को लगा करके और उसका उसमें रस्सी बांध करके बाहर किया जाता था, और बाहर 24 आवर उसको खींचने वाला। सोचिए उसमें दलितों को लगाया जाता था, अगर वो रुक गया तो उसकी पिटाई करी जाती थी। सोच सकते हैं। तो इस आधार पे इस तरह की सेवा को बंद करवाया गया। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत जो है चार्टर एक्ट के अधीन 1833 में लाया गया था। घोषणा की गई कि धर्म, लिंग और जाति के आधार पर ब्रिटिश सरकार में कोई भी नौकरी अगर मिलेगी तो भेदभाव नहीं की जाएगी। अब कहता है कि बेंटिक ने 1831 में मैसूर को हड़प लिया। क्यों हड़प लिया? कुप्रशासन का आरोप लगाया, हड़प लिया। कुप्रशासन यानी कि आप अच्छे से प्रशासन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये राज्य को ले लिया। अब भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति मिली। उत्तरदायी पद होता है यानी कि उच्च पद, जैसे अभी डीएम है, एसपी है, कलेक्टर है, तो उस आधार पर सबसे बड़ा पद इसको सदर अमीन का मिला। सदर अमीन जिसका वेतन 700 रुपया पर मंथ होता था, लिखा हुआ है मासिक वेतन 700 रुपया हुआ करता था। अब इसको अगर कंक्लूड किया जाए तो बेंटिक कैसा व्यक्ति था? क्या पढ़े? बेंटिक अंशतः अच्छा व्यक्ति था, वायसराय था, जिसने समाज के लिए काम किया। क्या क्या काम किया? सबसे पहले तो सती प्रथा, जितनी खराब प्रथा थी उसको खत्म किया, ठगी प्रथा को खत्म किया, शिशु बालिका हत्या उसको बंद किया, और धर्म, लिंग, जाति के आधार पर जो भेदभाव था उसको भी समाप्त किया। बड़े काम को इसने अंजाम दिया है और भारतीयों के साथ मिलकर के इस काम को इसने किया है। कहा जा सकता है कि बेंटिक ने क्रूर अंधविश्वास को दबाया, यानी अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश करी और नियम कानून के तहत सरकारी सेवा में लोगों को मौका दिया, समाज में सुधार के लिए कार्य किए। हो गया? देखिए इथेनॉल है C2H5OH, इसका फॉर्मूला होता है। अब क्यों डाला जाता है? डालने का रीजन है कि इंजन में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए। एथेनॉल को पेट्रोल में इसलिए मिलाया जाता है ताकि इंजन में ऑक्सीजन की मात्रा मिली रहे। आप पढ़ते होंगे सीसी, क्यूबिक कैपेसिटी, पढ़ते हैं ना? प्रत्येक गाड़ी का रहता है, किसी का 150, किसी का 125, किसी का 100।
तो अगर मान लीजिए कि इस एक बार इंजेक्ट हुआ ऑयल, उसको जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, जो कि ऑक्टेन संख्या शुद्ध पेट्रोल में नहीं होता, इसलिए उसमें इथेनॉल मिलाने की बात कही गई। अब मान लीजिए कि अगर आग लगने के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो पूर्ण दहन होगा। क्या होगा? पूर्ण दहन। जो चीज सरकार कह रही है, जो साइंस कह रहा है, तो एक साथ हम बता रहे हैं कि पूर्ण दहन के लिए ये मिलाना बताया गया। इससे क्या होगा? इससे धुआं कम निकलता है। अब जो गाड़ी BS6 वाली आप खरीदते हैं, उसमें आप देखते हैं कि धुआं नहीं दिखता है, नहीं ना दिखता है, इसलिए कि पूर्ण दहन हो गया। अब क्या होगा? पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा। लास्टली क्या आया? प्रदूषण कम। यही है इसका सिस्टम। लेकिन इसको यूज करने के लिए जो इथेनॉल आ रहा था, वादा किया गया था कि 15 रुपए लीटर मिलेगा, 15 रुपए लीटर का वादा किया गया था। लेकिन जब प्रोसेसिंग हुआ तो 4000 लीटर पानी लगता है एक बनाने में, यानी कि बनाने में यानी देते हैं 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 4000 लीटर पानी लगता है। एक लीटर इथेनॉल बनाने में 4000 लीटर पानी लगता है। अब मान लीजिए कि देश में वैसे भी पानी की किल्लत है, अगर 4000 लीटर में 1 लीटर ये बनाएंगे तो वैसे और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पानी का एक दिक्कत हो गया। दूसरा कि जब ये प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस में भी प्रदूषण होता है। प्रोसेसिंग में भी प्रदूषण होता है, जिससे अगर वो लेवल हम यहाँ कम कर रहे हैं वहाँ बढ़ ही गया तो दोनों इक्वल हो गया, फायदा कुछ नहीं। तीसरा बात कि जो इंजन हमने बनाया है 2023 वाले से पहले, 2023 से पहले, जब इससे पहले जो इंजन बनाया वो कंफर्टेबल नहीं है कि वो इथेनॉल को जला सके। कैसे? तो फ्यूल से लेकर के, यानी कि फ्यूल टैंक से लेकर के इंजन तक आने वाली जो पाइप है, इसमें क्या होता है? जंग लग जाता है और कचरा इसमें रह जाता है। कितना भी प्रोसेसिंग किया जाए कचरा रह जाता है। वही कचरा इंजन में जाने के बाद गाड़ी अचानक से बंद होने की समस्या हो रही है। अभी जो समस्या है गाड़ी अचानक से बंद होने वाली, वो क्या है कि इथेनॉल से के कारण ये पाइप खराब हो रहा है और ये इंजन ब्रेक हो रहा है, बंद हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। और एक चीज है कि जो टैंक होता है, अगर गाड़ी को लगातार खड़ा रखा जाए तो टैंक में जंग लग जाती है। तेल अगर भरा हुआ है, टैंक गाड़ी खराब है, उसमें क्या होता है कि वो बैठ जाता है नीचे, पेट्रोल आ जाता है ऊपर, यानी पेट्रोल ऊपर आ जाता है और ये इथेनॉल नीचे चला जाता है और नीचे वाले हिस्से में जंग लग जाती है और यानी कि लीक हो सकता है, गिर सकता है। और ये समस्या BS4 से पहले जितनी गाड़ी है सभी में, अभी तक जो गाड़ी भारत में चल रही थी वो 10 पे चल रही थी, यानी कहते हैं E10, इससे पहले E5 और E10 पे चलने वाली गाड़ी में E20 हम डालने के कारण इंजन सीज हो रहा है। जो इंजन सीज होने की समस्या के बाद इंश्योरेंस कंपनियां मना कर रही है, सीधा उसने सीधा लिख दिया अगर इथेनॉल की वजह से गाड़ी खराब होता है तो हम क्लेम नहीं देंगे। तो बड़ी महंगी गाड़ी का क्लेम अगर नहीं देगा तो एक बार ठीक कराने में 10 लाख 15 लाख लग जाएगा आपका। 40 लाख 50 लाख का गाड़ी कोई यूज करता है तो 10 लाख रुपया तो ठीक कराने में इंजन लग जाएगा। इस स्थिति को नहीं समझ, सरकार ने घोषणा तो कर दिया, लागू भी कर दिया। अभी भारत में किसी भी पेट्रोल पंप पे E20 ही मिल रहा है, कोई भी शुद्ध पेट्रोल नहीं बेच रहा। अगर आप शुद्ध पेट्रोल लेते हैं तो उसका रेट अभी 169 रुपया, स्पीड का भी तो दिखता है, स्पीड जो दिखता है हाँ, तो XP कहता है कि या CP कहता है। तो इस तरह का इंजन जो ऑयल मिल रहा है 169 रुपये पर लीटर मिल रहा है और ये पेट्रोल आपका E20 वाला 114 रुपये पर लीटर अभी बिहार में उपलब्ध है। तो ये चीजें समस्या यही पैदा कर रही है कि लाया इसलिए गया ताकि प्रदूषण कम किया जाए, लेकिन हो क्या जाएगा कि सबसे पहले तो कचरा उत्पन्न होगा कि जितना गाड़ी स्क्रैप हो जाएगा। लगभग हमको लगता है कि 75% से ज्यादा गाड़ी जो है कि अभी BS4 वाला ही चल रहा है। BS6 कितना बिका ही है, 24 के बाद बनाई है। अब जो गाड़ी लिए मेरा E20 वाला है तो इसलिए हमको कोई दिक्कत अभी तक महसूस नहीं हुआ है, लेकिन मन हुआ था तो लगा कि कचरा उचरा गया होगा। अचानक चलते चलते अगर मान लीजिए हम 60 की स्पीड में अचानक गाड़ी बंद हो गई,
पीछे जो गाड़ी है वो छोड़ेगा। आजकल तो तुरंत रुक जाता है, तुरंत स्लो स्पीड हो जाता है गाड़ी, जैसे गाड़ी बंद हुआ तुरंत देर में रुक जाएगा। इस हालत में परेशानी और एक्सीडेंटल केस ज़्यादा बढ़ सकता है। सरकार घोषणा कर दी और सभी गाड़ियों के जो नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए ताकि E5 या E10। और इसका अदर देशों में क्या स्थिति है कि सभी देशों में कहीं भी E20 नहीं चल रहा है, E10 चल रहा है। भूटान भारत से तेल लेने के लिए मना कर दिया, बोला कि E20 वाला तेल हम नहीं लेंगे, हमको शुद्ध पेट्रोल दीजिए, हमको अपनी वाहनों की चिंता है जो हमारे देश में, क्योंकि वो गरीब देश है और तुरंत में समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। बोला हम पहले इंजन पे काम करेंगे, उसके बाद जो है इसको लागू करेंगे। तो भारत सरकार को भी चाहिए था कि पहले समस्या पर काम करना चाहिए। BS4 वाले जितने इंजन है उसके लिए अलग से शुद्ध पेट्रोल दीजिए। आपने क्या किया, सीधा लागू कर दिया कि दोनों, और सभी गाड़ी में आप इथेनॉल डाल रहे हैं, यानी E20। अब बात हो रहा है E85 का कि भाई E85 भी फाइन कर दिया गया है, अब जो तेल आएगा E85, तो गाड़ी को नुकसान होगा ना इससे, इंजन का नुकसान, कहीं ना कहीं पानी बच जाता है उसमें। E85 में 85% इथेनॉल रहेगा और 15% पेट्रोल रहेगा। और ये फिर इसके लिए तो फ्लेक्स इंजन चाहिए, उसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं, फ्लेक्स फ्यूल इंजन जब आ जाएगी ना तब आप वो चला सकते हैं E85। लेकिन हम लोग का गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग का गाड़ी, मेरा गाड़ी पर्सनली E20 है, लेकिन 2023 से पहले जिसका भी गाड़ी, जैसे आप अगर 2023 से पहले भी हैं तो आपका गाड़ी E10 यानी 10% ही मिलावट कर सकते हैं। तो आज समझ में आ गया E20 क्या है और कैसे वर्क करता है और सरकार क्या घोषणा करी है इसके